अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र बंधु हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमको सुझाव देते हैं और हमारा आलोचना करते हैं, उन लोगों सभी का नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमको सही रास्ता दिखाया और सही रास्ते पर चलने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। आप लोगों को तो वैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी आदमी काम करता हो तो उसके पीछे मार्गदर्शक का भी विशेष हाथ होता है। सुझाव देने वाला बहुत महत्वपूर्ण आदमी होता है और उसके साथ ही साथ आलोचना करने वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी होता है। आज आप देखिए, 50 साल पीछे मुड़कर देखेंगे, गांव की जिंदगी अच्छी थी लेकिन उसमें बहुत सी कमी भी थी। गांव की जिंदगी में क्या था? ईमानदारी थी, विश्वास था, मेहनत था, लगन था, स्नेह प्रेम था। लेकिन उसके पास में अगर कमी थी तो शिक्षा की, उसके पास कमी थी तो सिद्धांत की, उसके पास कमी थी तो संस्कार की कमी थी। क्योंकि नदी का जो किनारा होता है और नदी पानी जब बहता है फिर अपना इधर उधर बढ़ जाता है, कोई एक जगह रुकती नहीं। लेकिन अगर वही नदी को अगर दोनों किनारे के अगर दीवार अगर बना दिया जाए तो नदी का पानी एकदम सपाट होता है। बहुत जगह आप देखे होंगे नहर बनी, दोनों तरफ नहर बनी, सीमेंट के कंक्रीट से दोनों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी। नहर कितना शांत और कितना अच्छा दिखाई देता है, दिल को मोहने वाला है। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, नाली बनी है, दोनों तरफ दीवारें बनी है पत्थर की, वो उसमें अलग खूबसूरती आ जाती है। वो क्या है, दीवार बनने से दोनों तरफ दीवार जब हो जाती है तो पानी अपनी मर्यादा में बहती है, अपना इधर उधर कहीं नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार आपको मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। हजरत आमिना इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ दोनों तो पढ़े, शिक्षा ग्रहण किए और बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद में लड़के लोगों ने अपनी रोजी रोटी में अपना चले गए, लेकिन किसी ने गलत कहा नहीं किया। लड़की लोग शादी होकर अपने ससुराल चली गई लेकिन गलत काम नहीं किया। यही तो हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, हमारा पूंजी यही है। आप देखोगे साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार थे, अपना किताब लिख कर गए, जबकि साहित्यकार का निधन हुए सैकड़ों साल हो रहे, लेकिन आज भी उसका किताब लाखों लोगों का मार्गदर्शक बना हुआ है। बड़े बड़े किताबों का आप देखेंगे, लाइब्रेरी में जाकर देखेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ा लिखा इंसान न्यूज़पेपर पढ़ता है, पत्रिकाएं पढ़ता है और भी बहुत सी किताबें पढ़ते, साहित्य किताब पढ़ते हैं, तो उसको बहुत सी जानकारी मिलती है, रास्ता अपने आप चलते रहता है। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसकी जिंदगी में एक साधना भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लगता है। जैसे कोई पढ़ाई कर लिया, जैसे बोलते ना, अरे ये हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई किया है, कोई तब बीए तक किया, कोई एमए तक पढ़ा, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो स्कूल खत्म हो गए, अब अपने रोजी रोटी में लगे। लेकिन वो साहित्य पढ़ता है, किताब, न्यूज़पेपर पढ़ता है और भी तरह तरह की किताबें पढ़ता है, उसको और नई नई जानकारी मिलती है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है। और गांव में क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में क्या है, बोलते पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन ईमानदार है, मेहनती है, लगन है और उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, चाल चलन बहुत अच्छा है। लेकिन एक शिक्षा नहीं होने की वजह से उसका पूरा बेकार हो गया, पूरा बेकार हो गया। उसी तरह से एक जिद्दी आदमी की बात बताता हूँ, रहीमुद्दीन करीमुद्दीन, और उनका लड़का था अजीमुद्दीन, और उनकी माँ थी
उनकी माँ का नाम याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो लोग क्या किए, गांव से निकले, शहर में ने एक जैसे कारखाने में आए, जैसे बहुत से कारखाने होते हैं ना, पेपर मिल होती है, एल्युमिनियम फैक्ट्री होती है, और पत्थर की खदान होती है, और उसके साथ ही साथ कई तरह सीमेंट फैक्ट्री होती है, बहुत सी कंपनी होती है, तो उसमें काम करते थे। और अजीमुद्दीन पढ़ाई लिखाई किया था 11वीं तक, और वो अपना इधर उधर काम करता था, लेकिन उसकी माँ ने अपने लड़के की शादी के लिए गांव की लड़की देखी। अब बताए बेटा अजीमुद्दीन, मैं गांव तुम्हारी शादी के लिए मैं बातचीत की, और लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, काम वगैरह सब अच्छा, घर का काम, घरेलू काम बहुत अच्छा करती है, और क्या बोलते उसका चाल चलन अच्छा है, शादी। लेकिन अजीमुद्दीन वो जानता है कि लड़की कितनी भी गोरी अच्छी क्यों ना हो और मेहनती क्यों ना हो, ईमानदार क्यों ना, लेकिन जब पढ़ी लिखी नहीं है, अब उसमें संस्कार नहीं है, उसमें सिद्धांत नहीं है, वो काली नागिन की तरह, जहरीली नागिन की तरह डसने वाली एक नागिन, तो पढ़ी लिखी है ही नहीं। और वो क्या है, जिद में कोई भी अनाप शनाप करने के, लड़ाई झगड़ा करने पर होता है, क्योंकि वो गांव के लोगों को देख चुका था। अब वो शहर में जाकर घूम कर देखे थे, जो लड़की पढ़ी लिखी थी, सब कुछ थी, तो अपना घर अच्छा संचालन करती थी। उनको ये पता था कि मैं अगर अपने ससुराल में अगर अच्छा काम नहीं करूंगी, तो हमारे मायके में जो हमारी भाभी है वो भी अच्छा काम नहीं करेगी, मैं अपने सास ससुर को तकलीफ दूंगी, मेरी भाभी मेरे मायके में मेरे माँ बाप को तकलीफ देगी। इसमें ये समझदारी है। अब पढ़ी लिखी औरत मुनाफा और घाटा, हानि और लाभ दोनों के बारे में सोचती। इज्जत अगर एक बार चली जाए तो दोबारा आएगा नहीं, कोई भी काम करने के पहले ये सोचती है। मैं हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को, अब पढ़ने वाली बच्चियों को, छात्र छात्राओं को इसलिए स्पेशल आज विशेषकर सुना रहा हूँ कि उसको अपने जीवन में उनको ये सोचना है कि हमारी लापरवाही, हमारी जिद मेरा भविष्य को अंधकार में बना दे। जिद कभी नहीं करना, कोई भी काम अगर करना है तो अपने सोचना, विचार विमर्श किससे, सलाह मशविरा किससे लेंगे, जो समझदार आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो सही जानकारी देगा। लेकिन एक अनपढ़ आदमी क्या जानकारी देगा, कोई जानकारी नहीं है, वो केवल अपने जीवन का अनुभव के बारे में बता सकता है, लेकिन जानकारी नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बहुत सा किताब को पढ़ता है, न्यूज पेपर को पढ़ता है, साहित्य को पढ़ता है, और साहित्य को पढ़ने से कई तरह के उसके दिमाग में अच्छे और बुरे दो चीज आती है, और उसको हमेशा ध्यान में रखता है। जैसे बोलते ना, छोटी नदी बरसाती होता है ना, बरसात आए पूरा नाल भर, और जो बड़ी नदी रहता है ना, उसमें कितना भी पानी हो वो एकदम समतल चलता है। जो गांव में थोड़ी सी भी अगर पढ़ी लिखी हो तो खूब ज्यादा उछलती, और जो शहरों में और भी जगह जो पढ़ी लिखी रहती ना, वो एकदम समतल चलती है। वो ज्यादा उछल कूद नहीं बता करती, और ज्यादा किसी को ढिंढोरा नहीं पीटती। अब गांव में अगर लड़की, अरे फलानी की लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, ये है वो, दुनिया भर का। तो अजीमुद्दीन की शादी के लिए बातचीत, अजीमुद्दीन ने बोला अपने अब्बा से, रहीमुद्दीन को, कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने अपना बताया, अब उसका बाप बोला हमने तुमको पढ़ा है, तुमको जन्म दिए, यही बात उसकी माँ भी बोलती। अब वो जानता, वो बाहर घूमा था, पढ़ा लिखा आदमी था,
और साहित्य भी पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ उसको जानकारी था। उसकी माँ पढ़ी लिखी थी नहीं, बस एक ही तो नतीजा उसको बोल रहा था और ये बोल रहा था नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। और उसका नौकरी भी लगी थी कारखाने में नया-नया। तो उसके माँ-बाप इतना दबाव डाले कि वो घर छोड़ के चले दिया। अब वो लोग 4 भाई थे। जब घर छोड़ के जब चले गया, उसकी माँ कितना बार बोली, बेटा मैं तुमको छोटा से पाली, कितना मेहनत से पाली, कितना तकलीफ उठाई, ये हो वो। एक ही चीज़ को कई बार बोली। यही बात उसके बाप भी बोले, हमारी बात को नहीं मानेगा, जो औलाद अपने बाप की बात को नहीं मानता है, ये नहीं करता है, तो वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। ये नहीं, बाप ने बोला, सुनता 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 बोरिया बिस्तर बांधा, छूमंतर। अब जब लड़का छूमंतर हो गया, गांव घर छोड़कर चले गया, तो अब उसकी माँ रोने धोने लगी कि लड़का कहाँ चले गया। बाप जो ना वो उसके पड़ोस से बोला, अरे वो आ जाएगा, उसकी नौकरी लगी ना, नौकरी छोड़कर कहाँ जाएगा, आ जाएगा। गुस्सा से गया ना, 2-4 दिन हफ्ता दिन रहेगा। अब हफ्ता दिन 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, महीना दिन बीता, नहीं आया। अब वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट छापा, बेटा अजीमुद्दीन तुम्हारी माँ बीमार है, तुम बहुत परेशान है, घर वाले भी सब परेशान है, तुम जहाँ कहीं पर भी हो तुम आ जाओ, तुम जहाँ शादी करना चाहते हो तुम अपनी मर्जी से शादी करना, अब तुमको कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन वो तो छोड़ के अब चले गया ना, छोड़ के चले गया। इससे समाज वाले को क्या सोचना है कि कोई आदमी अगर गलत काम कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि जिद मत करो, तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा लड़का अपने पसंद से जहाँ शादी करना चाहता है उसको शादी कराओ। गांव वाले को समझाना चाहिए, सबको समझा। लेकिन सब लोग उसी की तरफ अपने अजीमुद्दीन के खिलाफ में बोल रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप का ये करना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप अच्छे करेंगे, ये करेंगे, सभी लोग। तो नतीजा क्या हुआ, जब चले गया, अब 2 महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना बीता इधर काम करने के लिए, इधर वो घर का भी जो काम था वो भी। अब घर वाले सब परेशान। जब साल भर हो गया तो गांव वाले बोले कि अरे वो आ जाएगा, घबराओ मत। लेकिन जब नहीं आया, 5 साल जब बीत गया नहीं आया, तब लोग का उम्मीद टूट गया। अब ऐसे ही दूसरे गांव में भी शादी के लिए जोर डाल रहे थे कि माँ बाप अच्छे करेंगे। तो एक गांव का अगर हुआ तो उसका असर आसपास गांव वाले पढ़ते ना, उसके माँ बाप बोले कि मैं शादी नहीं करूँगा। बोला शादी करेगा कैसे नहीं, अरे हम तुम्हारे माँ बाप है, हम तुमको पाले पोसे, बड़ा किए, पढ़ाई लिखाए, सब कुछ किए, हमने जवान दे दिए लड़की वाले को। तब फिर वो बोला कि जवान दे दिए ना, हाँ। बोला ठीक है, तुम्हारे जवान खाली नहीं जाएगा और तुम्हारी बदनामी कहीं नहीं होगा, क्योंकि मैं दुनिया में रहूंगा ही नहीं, ना मैं दुनिया में रहूंगा और ना तुम्हारे कोई बदनामी होगा। मैं कुआं में कूद के जान दे देता हूँ। बस सब अपना लिया। और जब अब उसकी माँ उसको रोकने के लिए रोने धोने लगी, माँ को धक्का मारा, गिर गया और चले गया। वो फिर चिल्लाने लगा सब, तो आसपास वाले उसको पकड़ लिए। अब क्या हुआ, अब उसका बाप भी लाया, तो मुझे बोला कि अब मैं दिल में मैं सोच लिया हूँ कि मेरे को दुनिया में नहीं रहना, क्योंकि तुम लोग मेरे को पैदा किए थे। मैं बोला था कि मेरे को पैदा क्यों पैदा किए थे। अब सबके हाथ पैर फूल गए, बोले कि तुम हमको नहीं छोड़ोगे, अब हम जाएंगे नहीं। और उसका उधर में भी काम धाम करते रहे। बोला कि मैं काम करूँगा नहीं, अब हमको कुछ चाहिए नहीं। अब माँ जो ना रो रो के बुरा हाल। बोला कि नहीं, समाज अपने बर्बादी के कारण है,
दूसरे की बर्बादी कर रहे। अरे जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं है, जिसमें ये नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो लड़ाई झगड़ा करने के सिवा कुछ नहीं। उन्हें दूसरे का उदाहरण दिया कि गांव में शादी किए, बताए, तो वो जैतून बी का हवाला दिए, बोले कि देखो जैतून बी और रहीम, ये रहमत खान, उनके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी की है। गोरी है, अच्छी है, ये है, लेकिन पढ़ी लिखी थी नहीं, झगड़ालू थी। अब नतीजा क्या हुआ तुम्हारे सामने में है। जैतून भी कई मर्दों के संगत में आकर उसके दिए। अब वो गोरी थी, थोड़ा ये हठ थी, जिद्दी थी, और उसका नाक नक्श भी अच्छा था, उसकी सुरीली आवाज भी थी। उसकी सुरीली आवाज सुनते थे सब, उसके पीछे दीवाने हो जाते थे, उसका गोरी सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि रहमत खान चले जाता और अयाज उसका बेटा है, उसके और भी बेटे, 3 बेटा 3 बेटी, तो अयाज बड़ा है। तो संपर्क में रहने से उसकी दिमाग में चारों तरफ से घूमती थी। उसके यहाँ काम करती थी, बिमला नाम की औरत काम करती थी। अब क्या हुआ कि वो दूसरे जगह आ जाने से वो औरत बिल्कुल तड़पने लगी कि अब क्या करे। अब इधर उधर कोई है नहीं, वैसा गांव में रहते रहे तो किसी को भी अपना बुलाकर अपना हवस पूरा कर लेती रही। लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं था। अब क्या हुआ कि जब गांव के और भी औरत लोग हैं, जो लोग बोले कि कैसे, बोला ऐसी ऐसी बात है, तो कई लोग, ये औरतें क्या करती है, जब देखती है कि उसके घर में मर्द नहीं, कोई नहीं है, तो कोई मूली लेती है, कोई गाजर लेती है, कोई बैंगन लेती है, और घर के अंदर जाकर अपने योनि में अपना डाल के अपना पानी गिरा लेती है। अब सब्जी वाले को तो ये बात मालूम था, और सब्जी वाले को मालूम था, और सब्जी वाले तो वैसी चीज को और अच्छा बेचता था। अब वो लोग और ज्यादा बोलता रहा, ये बहुत अच्छा काम है, दूसरे मर्द से अच्छा है अपने घर में अपना पानी खुद गिरा लो, अपना योनि में डालो, इसको पानी गिरा लो। तो और तरफ एक को अगर इसका पता चला तो दूसरे ने करके देखा, तीसरे, तो बहुत हो गए। तो सब्जी वाले के बहुत ग्राहक बन गए। अब सब्जी वाले को मजे से पैसा मिलता रहा। अब बैगन, वही ये बात उसको भी मालूम हो गई। याज की माँ है जैतून भी, उसको भी, तो वही एक बार ट्राई करके देखी, वो भी बैगन ने ली, तो उसको भी थोड़ा अच्छा, क्योंकि उसको मर्द मिला नहीं, जबकि उसको मर्द की भूख लगी थी। वो ऐसी भूखी थी कि इधर उधर कहीं जाती रही तो किसी को भी पैसे दे के बोलते कहाँ जा रहे, कहाँ रहते, पहले कितना हाल चाल पूछते, फिर एक बार 2 बार मिलती, उसके बाद भी अपना हवस तो हो जाता है। लेकिन अब वो ऐसे जगह पर आकर फंस गई कि उसको कोई मिलती नहीं, मजबूर हो गई। तो बिमला जो है ना, रोज भेजती रही, तो सब्जी वाला उसको हमेशा दे देता रहा बैगन। बैगन इतना मोटा, इतना लंबा रहता रहा, दे देते। अब बैगन वो जान गया, बैगन वो सब्जी वाला। उसके बाद में क्या किया, बोले कि भाई ये बैगन तो नहीं है, इस बार मोटा वाला बैगन बड़ा वाला है। तो तुम सब्जी बनाते हो ना, तुम सब्जी बनाते हो, भजिया बनाते हो या भरता बनाते हो, तो इस बार नहीं, ये वाला है। अब वो बोले कि नहीं ये वाला, बोले कि ये बैगन जो है ना खासकर औरत लोग लेते हैं दूसरे काम के लिए। बोले कि तुम, अब वो नहीं, अब जब देखी तो जैतून भी है, उसको जाकर बता दी बिमला कि ऐसी सी बात है। बोले कि नहीं हमको वही बैगन चाहिए। वो बोल रहा है ये बैगन क्या है। तो अंत में सब्जी वाले ने बिमला को बताया कि ये जो मूली देखो,
ये गाजर देखो, ये क्या करती है, औरत लोग घर में जाती है, अपनी योनि में तेल लगा के ऐसे पूरा करती है, तो उसका पानी गिर जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए लेती, इसलिए हमने तुम जिसके लिए लेते हो वो क्या करते है, तो बोलूँ वो भी वैसे ही करती है। बोली कि ठीक है, तब तुम ले जाओ, दे दिया। उसके बाद बोली कि तुम उसको बुलाकर लाना, एक बार देखना, क्योंकि जितने भी औरत लोग हैं मेरे से मिली और मेरे को बताए, हमने देख लिए, तो वो जो है अपने साइज के हिसाब से उसके लिए ला के रख देती। अब वो गई, बोली क्या, हम तुम्हारे सामने में बात करेंगे, अकेले में बात नहीं करेंगे। उसको बोलना कि हम अकेले में बात नहीं करेंगे, उसका बेटा है ना, उसको बेटे को लेकर आएगी, तुम भी रहना, और दुकान के सामने में तो कौन है, डरने की क्या जरूरत है, हम बाहर में बात करेंगे। अब दुकान में आते जाते है, अब ठीक है, अब जब देखी जैतून को वो बोली, अब ये क्या किया, बोला हाँ ये तो अच्छी है। तब वो बोली कि ये बैगन आपको बताए, बोले कि ऐसा है कि जमीन देखेंगे तो पता चलेगा वहां पर उपजाऊ कैसा होगा, संकेत भाषा में वो बोल। और जैतून भी 12 घाट की पानी पी हुई थी, वो भी उसका भाषा को समझ गई। तो जमीन कैसा है, जमीन देखेंगे, जैसे वो दिखाया, बोला जमीन में जैसे ये आलू लगाती है, ये प्याज लगाती है, ये अदरक लगाती है, और ये देखो गाजर है, ये मूली है। तो जमीन को देखने से पता चलता है कि जमीन का मिट्टी कैसा है और जमीन का उपजाऊ कैसा है। तो तुमको हम देंगे तो तुम अपना ये सब लगाना, समझिए। अब जैसे कि कोई औरत हो, अब डॉक्टर के पास जाएगी तो अपनी बीमारी बताएगी ना, कि हमको ये जब नहीं बताएगी तो दवाई क्या देगा। अब जैसे डॉक्टर के पास में गई कोई मरीज, तो वो बोले कि तुमको टैबलेट दूंगा, तो ये पीने वाला दूंगा, तो ये कर, फिर वो सुई दूंगा, तो भाई तुमको आराम चाहिए तो तुम टैबलेट लोगे, तुम्हारे को आराम हुआ ठीक है, और सुई लोगे तो और तुमको अच्छी रहेगा और जल्दी ठीक हो जाएगा, बीमारी तुमको ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम लो चाहे मत लो, अपना अपना क्या है। उसके बाद बोला ये अयाज तुम्हारे, हाँ अयाज, तुम जाना चाह, ए यार तुम अपने नौकर वगैरह को बोला कि अगरबत्ती वगैरह जलाई नहीं, वो पहले बोल कर रखा था, ठीक है जाके दुकान से माचिस लेना। और दुकान कितनी, 100 फुट की दूरी में। और दुकान में अगर कोई जाएगा माचिस लेने के लिए, पान की दुकान, और तो वहाँ पर 2-3 मिनट 4 मिनट तो लगेगा ना, तो चलेगा। बोले देखो तुमको अपना खुद सोचना है, हमको नहीं। अगर जमीन देखने में क्या है, ये तुमको अगर ख्वाहिश है तुम्हारी है, तो हम तुमको जमीन देखेंगे, तुमको ऐसे देंगे, तुमको बहुत मजा आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी, करना है करो। अरे अब लड़की लोग निरोध लेती है, लड़की लोग गर्भ निरोधक की गोली लेती है, अपना करती है। अब दुकानदार बताएगा कि दवाई वाला कि फलानी की बेटी मेरे से निरोध खरीद कर लेकर गई, फलानी की बहू मेरे से ये गर्भ निरोधक लेकर गई है, तो कोई बताए उसको तुम्हारे बेचना ना, उसको क्या करना। अब लड़की को चाहिए अपने सुख, शरीर का सुख चाहिए, उसको तो लेना पड़ेगा। अब वो तो लेगी, और कितने लोग जाते हैं, लेते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो करते, तब उसका हिम्मत खुल गया। गांव की थी और पढ़ी लिखी थी नहीं, जिद्दी थी, और सब वो, लेकिन वो 12 घाट के भाई, अगर तुमको इसका अनुभव हो तो तुम अपना करो, और नहीं करना है तो भाई तुम्हारे ये कौन सा बैगन है लेना, अपना बैगन लो, अपना जाओ। अब उसका दिमाग चारों तरफ घूमना चालू। अब दूसरी बार आई वो, उसने आ गई, उसके बाद माची से लेकर वो बोली कि केला है, सेव है, मौसम्बी है, वो अपना दिया, अपना चली। फिर दूसरी बार फिर आई दुकानदार के पास में, अपने बेटे के साथ में आई, तो और कैसे चाय पानी वगैरह पिलाए, सब ये है। नतीजा ये हुआ कि बोले कि ठीक है हम जमीन
दिखा देना चाहते, वो बोले कि जाओ माचिस से लेकर आना। बोला हम ज़मीन दिखा देना चाहते, 1 मिनट टाइम लगेगा और तुमको हम देंगे, तुमको अच्छा लगेगा तो तुम करना, नहीं लगेगा मत करना। हमको क्या, मैं तो सब्जी वाला, हमारा तो काम है बेचना। बोले ठीक है। उसके बाद बोला अयाज इधर आ, तुम जाओ तो वो सब क्या बोलते हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऐसा करो कि तुम 1 किलो अंगूर ले लेना, 1 किलो अनार ले लेना, 1 किलो सेव ले लेना, 1 किलो पपीता ले लेना, जाओ दुकान से और अपना चलते, अब क्या करेंगे, इधर सब्जी वगैरह सब ले लिए, फिर दोबारा आएंगे चलेंगे। अब वो चले गया। अब जब चले गया तो भाई कोई भी लड़का हो, भाई दुकान जाएगा तो कम से कम 10-15 मिनट तो लगेगा ना। उसके बाद में गया, जब तक लड़का उधर चले गया तब तक ये अंदर चले गए। तो सब्जी की दुकान वाला है, उसके पीछे में उसका कमरा था। गया, वो साड़ी को ऊपर उठा दी, सब कुछ। तो सब्जी वाले ने देखा, छू कर देखा, उसके बाद बोला ठीक है। अब वो दूसरा बैगन दिया, वो आ गया, फिर दूसरा सब्जी। बोला जमीन तो बहुत अच्छा है, ये है, और इस बार ये बैगन ले जाओ, और ये दिया, और उस तरह के सब्जी उसको दिया, टमाटर दिया, गोभी दिया, फूल गोभी के साथ पत्ता गोभी दिया, करेला दिया, परवल दिया, सब ले जाओ। और ये क्या बोलते हैं बैगन है, ये बहुत अच्छा लगेगा, तुम देख लेना। लेकिन वो बोले कि ये जमीन तो बहुत अच्छा है, खेत कैसा होगा। अब वो औरत खिलखिला के हंस, बोले खेत क्या आपको जोतना है क्या? अगर खेत जोतना है तो आप गांव चले जाइए। बोला जमीन अच्छा है तो ये। उसके बाद में वो बोला, फिर वो बोला कि जा तो माचिस ले आना, ये। तो बोले कि 1 मिनट लगेगा, तो फिर वो चले गया, माचिस के साथ में अगरबत्ती भी लाए। बोले ये अगरबत्ती वो दुकान में मिलेगा, किराने की दुकान में, जाकर ले आना। फिर वो अंदर गई, फिर पीछे का भाग को देखी, जब औरत थी 37 साल की, बहुत अच्छी, पूरा गोरा बदन, छाती वगैरह सब दिखा, वो बहुत अच्छा। फिर वो चले गया। उसके बाद में क्या हुआ कि दूसरा बार फिर आई हफ्ते में सब्जी लेने के लिए। तो वो जैसे बीज आता है ना, जैसे बंधा गोभी का बीज होता है, फूल गोभी का होता है, और भी तरह के बीज आती है पैकेट में, करेला का, परवल का, लौकी का, गाजर का, मूली का, लौकी का, कुम्हड़ा का, और भी बीज अब दिखाया। उसके बाद में बिठाया, बोला अयाज, बोला हाँ। तो पढ़ने जाती हो? बोला हाँ। क्या पढ़ते ये? उसको उलझाया उसको। उसके बाद बोला कि जा तो बेटा जाकर ये ला। उसके बाद नहीं रुको, पहले ये सबको दिखाया। बोला बीज ये ऐसा है, और उसके माँ को समझाया कि जैसे किसी आदमी, कोई भी मरीज हो, तो अगर कहीं दर्द हो, मलहम देते हैं तो दर्द आराम हो जाता है। जैसे किसी का सिर दर्द हो, ये दर्द हो, या यहाँ पर दर्द हो, कंधे में दर्द होता है ये, और अगर टैबलेट दिया तो दर्द कम हो जाता है, और सुई अगर लिया तो उसको और अच्छा हो जाता है। और इस तरह से तो मरीज को ये सोचना है कि हमको टैबलेट लेना है, कि मलहम लेना है, कि सुई लेना है, अभी उसका काम है, क्योंकि उसको जिस्म उसका है, शरीर उसका है, ये तो ये तुमको सोचना है क्या करना। अब उसी तरह से उसको सब पैकेट दिखाया, बोले ये सब देखो, ये सब देखो, दिखाया। बोला अयाज तुम भी देखो, ये खेती में खाद डालती है, पानी डालती है, और ये मिट्टी कैसे सब बताया वो। उसके बाद जब तुम माचिस लिया ने गया, उसके बाद अपना लिंग का फोटो दिखाया, बोला कि ये देखो ये। अब जैसे वो लिंग देखी, क्योंकि सब्जी वाले को मालूम था कि जो औरत 12 घाट की पानी पी हो तो लिंग देखेंगे,
मोटा और अच्छा, तो अपने आप उसका दिमाग हो जाए। जब चली गई, लिंग का फोटो दिखाया, तो वो औरत देखी, दिमाग घूमने लगी। उसके बाद फिर रख दी। उसके बाद में अपने वो अंदर चली गया, माचिस लिया, अगरबत्ती वगैरह सब जलाया, सब ये किया। उसके बाद बोला कि तुमको ये सब समझ में आया। अब उसका दिमाग चारों तरफ घूमने लगा, चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसका भूख जाग गया। उसका शरीर का जो भूख था जाग, जैसे किसी कोई लड़का हो जिसका उम्र 10, 12 साल, 13 साल हो, और कोई अगर और चाहे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के क्यों ना हो, लेकिन अगर धोखा से किसी औरत का अगर साड़ी ऊपर उठ जाए, तो उसका दिमाग कैसे घूमने लग जाता है। किसी औरत का पीछे का भाग अगर कोई चुपके से देख ली, तो उसका दिमाग कैसे घूमने लग जाता है। वैसे ही जैतून बी का दिमाग घूमने लग गया। बोले कि एक बार सुई लगाकर देख लो, तुमको समझ में आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो तुम्हारी मर्जी, और हम तुमको नहीं बोलते हैं, तुम्हारे जैसे समझ में आए। क्योंकि बहुत से लोग आए, हमने बताए, लोग को समझ में आया, वो लिया। अब वो बोले कि अब वो इधर उधर देखने की, बोला देखो पिछली बार के बारे में आप बताए थे कि आपकी है ना यहाँ काम करती ना, कि आप वो सेव लिए थे, अंगूर लिए थे, अनार लिए थे, ये सब इस बार मैं लिख कर दे देता, दूसरे के पास जाओ, वहाँ पर अच्छा मिलेगा। अब वो कागज लाए, उसमें लिखा थोड़ा अपनी समझदारी दिखाना, नीचे में अंगूर, पपीता, सेव, अनार, ये लिख दिया और नीचे में दे दिया, कर दिया। और इधर में लिखा 25M। अब फ्रूट्स वाला था, वो भी नमकीन था, वो भी थोड़ा था, वो भी अपने ग्राहक पटा कर रखा था। सब्जी वाला, फ्रूट वाला, दोनों आपस में मिले थे, दोनों मौज मस्ती करते थे। औरतें लोग आते थे, औरतें लोग खुद आते थे, वो औरतों को बुलाने नहीं जाता रहा, तो वो भेजा, बोला तुम जाकर ले लेना। उसके बाद में मैं लिख दिया हूँ। और अब वो बताए तो उसकी माँ बोली कि अयाज तुम जाओ तो फलानी दुकान से तुम जाकर ले लेना, मैं यहीं पर बैठी हूँ आऊँ। अब फलानी दुकान में बोला जाते ही तुम स्लिप दे देना उसको। अब बोल देना तुमको स्लिप इसलिए देना कि हमारा जब देखेगा तुमको अच्छा माल देगा, कम रेट में देगा। उस पर मैं लिख दिया हूँ, जरा अपनी समझदारी दिखाना, यानी ये ग्राहक को तुम अच्छा माल दोगे तो तुम्हारा ग्राहक हमेशा के लिए बन जाएगा। अयाज को भी समझाया और उसकी माँ को भी समझाया। उसकी माँ को बताइए 25 लिखा हुआ है, 25वां स्लिप में भेज रहा हूँ, अब लिखा M, तो यार चलेगा। उसके बाद उसको बोला वो आधा घंटे के बाद में आएगा तुम्हारा। 25M का मतलब 25 मिनट उसको रोक के रखना अपने पास में। अब उसकी माँ तो 12 घाट की पानी पी थी, फिर अंदर चली गई। फिर अंदर जाने के बाद में अब दुकान है ना, पक्की की दुकान है, उसमें कमरे बने रहते, सामने में दुकान है, पीछे में थोड़ा ये, उसके बाद और आगे में है तो कमरा बना हुआ है। तो कमरे लेकर गए, पूरा साड़ी खोले, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध किए। जब शारीरिक संबंध किए तो उसको थोड़ा राहत मिला और उसको थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में फिर जल्दी से कपड़ा वगैरह पहनी, उसके बाद में आ गई। फिर वो अपना सामान लिया और चली गया। फिर बिमला है उसके यहाँ काम करते थे, उसको बोली, उससे पूछना कैसा लगा, बोला बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से वो अपना शरीर का प्यास को बुझाने लगी। और जब 5वीं 6वीं बार में जब गया तो बोली अयाज की माँ तुम औरतों की तारीफ करो ना कोई आदमी कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो औरत और खुश हो जाती है। तो उन्होंने तारीफ की कि तुम्हारा उम्र 37 साल हो रहा है, 38 साल हो रहा है, लेकिन हमें को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा ये, मैं तो 28 साल 30 साल की औरत लोगों को देखा सब तो खाली
कुछ भी नहीं, और तुम तो बिल्कुल जवान लग रही हो। उसको ऐसा बताया कि उसका दिमाग एकदम गर्म होने, बोले कि मैं तो इतना 2000 औरत के साथ में संभोग किया, लेकिन तुम्हारे साथ में संभोग किया वैसा मजा किसी में नहीं आया। अब जो दुकानदार जो है वो सब्जी वाला है, अब वो किया और साथ ही साथ वो लोग सेटिंग किए कि इसको अपनी सब्जी वाले को बोले कि तुम हमारे पास में आना और तुम बोलना कि यार पैसे जो है ना सेठ के पास में भिजाना है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार यार जो बहुत ईमानदार, इसकी माँ को मैं करीब इतना दिन से जान रहा हूँ कि पिताजी काम करते हैं कारखाने में, इनका पिताजी का भी हर तरह से पहचान ये है वो है, तो तुम भेज देना। और तुम क्या करना कि मोटरसाइकिल से किसी को लेना और वो जाना तो 2 घंटा टाइम लग जाएगा उसको देने में, और कितना 20,000 रुपया। बोला आज तुम्हारे ऊपर में भरोसा है, इधर में तो ऐसा कोई आदमी है नहीं कि हम ये करें। और उसकी माँ को तो बताया था कि तुमको करेंगे, बिठा दिया। बोले उसके माँ को बोले कि तुम्हारी माँ यहाँ पर बैठी, तुम जल्दी आ जाना, समझे। वो बोला बस आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में तुमको ज़्यादा 20 मिनट तुमको लगेगा जाने में, 20 मिनट लगेगा तुमको आने में। मोटरसाइकिल से जाना, पैसा दे देना, रसीद लिखा कर ले लेना कि हमको 20,000 रुपया मिले, तो तुम आ जाओगे। अब अयाज को तो बोला फटाफट, ज़्यादा है भी नहीं। अब उसको बोला, जहाँ पर भेजा उसको बोला कि तुम उसको चाय पानी पिलाना और उसको अपने अच्छी बातों में उलझा कर रखना, उसको टाइम नहीं। अब इधर गया, अब उसकी माँ को लेकर गया, सब्जी वाला के साथ साथ में फ्रूट्स वाला भी आया, वो दोनों मजे किए, खूब अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उसकी और प्यास बुझ बढ़ गई। फिर जब 8वें बार में गई तो सब्जी वगैरह लेने के लिए हमेशा उसके पास में, अरे बैठो यार अयाज, अरे यार तुम इसको पानी दे देना, चाय दे देना ये। अब उसको इधर फिर सब्जी वाले के पास में चल गया, मनोज उसका नाम था, एम से मनोज। तो वो गया, बोला कैसे? तो बोले कि अयाज की माँ तुम अब तक कितना निकाली हो? वो पूछ रहा है कितना निकाली हो? तो वो बोली 8। तो 5 तो दिखाई दे रहा है। बोला 3 खराब हो गया। अच्छा, जमीन तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल उपजाऊ जमीन है, 1-2 मेरा भी निकाल दो ना। खिलखिला के हंस दी। बोले ठीक है तो निकाल दूंगी। वो खूब मौज मस्ती किया। उसके बाद आया, उसके बाद में अयाज की माँ घर चली गई। इस तरह से वो सिलसिला चलता रहा। एक दिन क्या किया, अयाज की माँ बोली कि अगले महीना में तुम तैयारी करो, समझ गए, और मैं भी तैयारी करूंगी। बोले ना 1-2 मेरा निकाल देना, निकाल देंगे। अब वो मनोज क्या किया, अपने घर में एक प्रोग्राम सेट किया बच्चे का जन्मदिन का। कार्ड छपाए दूसरे प्रेस में, वो दूर के प्रेस में छपाए, कम से कम तो 150-200 किलोमीटर दूर के प्रेस में। बोला ऐसे ऐसे कार्ड तो छाप देना फॉर्मेलिटी के लिए। अब उसको बोला, अब बोले कि तुम कैसे करोगे? तो बोले अयाज की माँ बोली कि मैं अयाज के पिताजी के पास जाऊंगी ना तो मैं गर्भ निरोधक गोली खा लूंगी। उसके बाद में 15 दिन के बाद में बोलूँगी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लिए नहीं, अगर तुम कार्ड दे देना। अब उन्होंने अपना पूरा सेटिंग किया, घर में बुलाया। कब रखा? 5 बजे। और इधर अयाज की माँ को जानती थी सब सेटिंग कि तुम आना 7 बजे। अब क्या हुआ कि सेटिंग ऐसा बनाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। अयाज की माँ, अयाज बोल रहा था, वो दिया बेटा चलेंगे, थोड़ा तबीयत हो जाए कि 5 बजे हो जाएगा, चलिए। फिर 7 बजे गई, 7:15 बजे। तो बोले मैं तुम्हारा बोला तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अब आए हो तो चलो फिर गपशप किए ये किए। अब इशारे में बोले सब तैयार? बोले सब तैयार। फिर उस जहाँ पर जो जन्मदिन पार्टी मनाया था उसमें लड़के लोग थे, उसमें बोले
मामा जी हम लोग सिनेमा जाना चाहती है, मैं हूँ, ये है, और ये अयाज है ना, इसको भी हम लोग साथ में लेकर जाना चाहते हैं सिनेमा 9 से 12। बोले नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, नहीं नहीं। फिर उसको बोले मामा जी इतना जोर से आए, सिनेमा वगैरह देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ये है। अयाज को बोले यार अयाज भाई तू बहुत ही यार यहाँ पर सिनेमा, मामा जी को बोलना ना तो हम चलेंगे। तो अयाज भी बोला कि सिनेमा जाना चाहते, नहीं नहीं बहुत रात हो जाएगा, ना रात को कौन जाएगा। हाँ तुम पहले तुमको सिनेमा नहीं, आज ही का दिन हम जाना चाहती है। तो वो नखरे तो ऐसे ही बता रहा था, लेकिन वो तो अंदर प्लानिंग से थे। फिर वो चलिए उसकी माँ को बता दिए कि अयाज को 9 से 12 सिनेमा भेज देती है। अयाज की माँ खुश हो गई कि किसी को पता भी नहीं है। उसके बाद वो 8:15 9 से 12 के लिए वो लोग चले गए मोटरसाइकिल से। सिनेमा हॉल का करीब 20 किलोमीटर दूर था, तो वो लोग चले गए। फिर ये अपना लिया, बिमला भी थी, बिमला के साथ में एक औरत भी थी जो कि उसके यहाँ आते जाते थे, काम करती थी। वो गाड़ी ली और वो करीब 2 किलोमीटर दूर दूसरे जगह गए। अब बहुत जगह ऊपर में भी घर रहता है, सीमेंट रहता है ना ऊपर वाला, ऊपर में भी नीचे में भी, चारों तरफ में बाउंड्री है, शहरों में बने हुए रहते। गए, अब उसमें टीवी था। अब उसको बिमला को बोले ये टीवी है, ये देखो, खाना पीना उसको दे दिए और उसको ऊपर लेकर गए। फिर ऊपर लेकर गए, उसके बाद में पलंग वगैरह अच्छा सजा था। फिर अयाज की माँ के साथ में सब संभोग किए 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद में वो ऐसा संभोग किए, फिर उसको गर्भवती हो गई। वो बोली कि मैं तुमको अपनी निशानी दे दूंगा। बोला हाँ ठीक है, निशानी तुम दे देना। वो बताए सब कुछ। उसके बाद फिर नीचे उतरे। उसके बाद में बिमला की माँ को बोला कि मैं निशानी दे दिया हूँ, खुशखबरी सुनाएगी, अभी 100 रुपया लो, जब खुशखबरी सुनाएगी 100 रुपया और दूंगा। अब बिमला की माँ जानती थी वो सब कुछ। वो उसके बाद में वो नीचे उतरी, फिर वो अपने घर आए। फिर सिनेमा छूट गया, वो लोग आ गए, वो सिनेमा देखे। बोला हाँ ठीक है ठीक है। उसकी माँ, अब क्या हुआ, अब अयाज के पिताजी को बोले कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रही, ये है। अब को ये नहीं बताई कि मैं वहाँ पर गई थी, संभोग कराती हमेशा, ये वो। तो हुआ क्या कि वो गर्भवती हो गई। बिमला आई, बोली सेठ जी आप बोले थे ना कि खुशखबरी सुनाओगी तो तुमको 100 रुपये मिलेगा। हाँ तो तुम्हारा दवाई काम कर गया है, अब 100 रुपया, 100 रुपया बोले थे ना, ये 200 रुपया। खुशी खुशी चली गई। अब गर्भवती हो गई। उसके बाद धीरे धीरे अब उसके बाप को भी पता चला कि मेरी बीवी गर्भवती, अयाज के बाप को पता चला कि गर्भवती हो गई। तो खुश हो गया, बोले ठीक है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना लोग सब जाते रहे, करते रहे। अयाज भी जाता रहा, भेज देता रहा, अयाज को पैसे भी लेके भेज देता रहा, जब फलाने को दे देना, इधर पीछे जाता रहा। अयाज की माँ से मौज मस्ती, पूरा कपड़ा उतार के सब दिखते रहे, हा ही करते रहे, खाते पीते रहे। उसके बाद में तो नतीजा क्या हुआ कि वो अयाज की माँ ने सबको धोखा दी, अपने पति को धोखा दी, अपने पति के साथ साथ में अपने माँ बाप को धोखा दी, अपने सास ससुर को धोखा दी, सबको धोखा दी। पता नहीं चला कि बच्चा किसना, 2 बच्चा पैदा कर दी। इसके बाद में नतीजा ये निकला कि भेद खुल गया। जब भेद खुल गया तो उसके ऊपर में केस बनता नहीं। भाई वो तो अपने से आई, हमने बुलाने गए थे क्या, नहीं। जब जो ये नौकरानी थी बिमला, वो खुद गवाह बनी कि मैं तो खुद जाती थी। पुलिस में जब हुआ तो मामले को दबा दिया गया, बोले कि ये हमारा है। अब अयाज के बाप को ये पता चला तो वो तो जानता रहा गांव की औरत है। उसकी माँ को जब पता चला कि हमारी जिद की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरी बहू कुलच्छनी, जिसको अच्छा समझते थे, गांव की पढ़ी गांव की थी, ईमानदार थी, मेहनती थी,
अब ये बात पूरे गांव में फैल गई। तो ये बात अजीमुद्दीन ने बताया, बोले कि मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि ऐसे ऐसे गांव वाले कितने हैं। वही अगर पढ़ी लिखी लड़की होती वो ऐसे कुकर्म नहीं करती। तो मैं मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे लोगों को, अब बच्चे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने माँ बाप के मान सम्मान में कभी आंच मत आने देना। तुम लोग कभी ऐसे काम करना मत लालच में आकर कि तुम्हारा इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और तुम्हारा संतान का भविष्य अंधकार में और तुम हर जगह अपमानित होते रहो। वैसे तो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आज तक कोई नहीं, आज 40 साल हो रहा है हमारे मदरसे चलाते हुए, लेकिन कोई भी लड़की का शिकायत नहीं आया, कोई भी लड़के का शिकायत नहीं आया। हमने क्या बोला कि अपना मेहनत करो, अपने मेहनत के बल पर तुम अपनी पहचान बनाओ, अपनी मेहनत के साथ साथ विश्वास, सहयोग और स्नेह प्रेम से तुम लोगों की नज़र में तुम गुलाब के फूल की तरह लोगों की नज़र में रहोगे और लोग तुमसे मिलना आते रहोगे। और यही लड़की लोगों ने भी की है। हमको इस बात की खुशी है कि कई लड़की लोगों के लिए रिश्ता बड़े बड़े करोड़पति घर से आए, सबने ठुकरा दी। मदरसा चलाने के पीछे मकसद हमारा यही कि लोगों का उज्जवल भविष्य बने। हमारा सिद्धांत क्या है? बुरे काम करने वाला लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया दे, लेकिन चरित्रहीन कभी पवित्र हो नहीं सकते। जिसका एक बार चरित्र गिर गया उसका जीवन हमेशा के लिए अंधेरा, चाहे कितनी भी खूबसूरत है। आज जाकर देखो कई जगह खूबसूरत लड़कियां हैं, मौज मस्ती कर रही, उसका भविष्य देखो कुछ नहीं, उसका भविष्य खत्म। पैसे भले उसके पास में हो, कितना भी पैसे हो, उसके पास में गाड़ी हो, ये पूरा लुटा देते, लेकिन उसके पास में कुछ नहीं। और जिसके पास में चरित्र नहीं, उसके पास में जीवन में कुछ भी नहीं। उसकी संतानें आज देखो, वृद्धाश्रम, अपने देश में कितने वृद्धाश्रम भरे हुए, बच्चे लोग क्या कि शादी हुए कुछ दिन रहे, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिए। जो आदमी सच नहीं बोलता, नतीजा क्या है? सच नहीं बोलोगे, सच गलत काम करने वाले को नहीं रोकोगे, तुम सोच रहे उसका फलाने हो रहा तो हमारा बाप का क्या जाता है, जाने दो, लेकिन वो डूब रहा है ना, उसके पीछे तुम भी डूब रहे। यही हमारा आज का संदेश देने का यही है कि मदरसे में पढ़ने वाले, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे काम करो, अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सीखे सुनकर कहानी आपकी, इसको हमेशा याद रखना। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।